हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है, जिसमें हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के बारे में पढ़ते हैं। उसका जो हमारे पास पहला चैप्टर है जिसमें हम एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी का ही एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में यह बात किया था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के पहले मेथड पर, और इस लेक्चर में हम उसके दूसरे मेथड पर बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम एल्कीन और एल्काइंस की सहायता से हम कैसे एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस पर हम पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि फैटी एसिड की सहायता से हम कैसे एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे उनके मैकेनिज्म को देखेंगे। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप सब पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंतर्गत अपने सेकेंड मेथड पर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया सेकेंड, और इसमें हम किससे बात करने वाले हैं, फ्रॉम फैटी एसिड पर हम बात करेंगे। यानी कि हम फैटी एसिड की सहायता से कैसे एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो इसका नाम इस आधार पर रखा गया था कि जो भी हमारे पास एसिड्स फैट की सहायता से प्राप्त होते हैं उन्हें फैटी एसिड कहा जाने लग गया। फैटी एसिड को हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिलहाल यहाँ पर हम अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड पर बात करते हैं या फिर जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर हम बात करते हैं, यानी कि जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो होता है RCOOH। अब यहां पर जो हमारे पास R लिखा गया है या कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। अगर हम सिंपल एल्किल ग्रुप लेते हैं तो यहां पर हमारे पास CH3COOH हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम और भी बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल अगर बात किया जाए तो CH3COOH जो हमारे पास लिखा गया है इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, या फिर एथनोइक एसिड भी कहा जा सकता है। ठीक है, और यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि हम R की जहां पर CH3C2H5 ऐसे बढ़ाते जाएं, जरूरी नहीं। यहां पर हम एक और फैटी एसिड का हम उपयोग कर सकते हैं जो कि HCOOH भी होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फैटी एसिड की सहायता से हम एल्केन्स का कैसे फॉर्मेशन करते हैं, इसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो अगर हमें फैटी एसिड की सहायता से एल्केन्स का फॉर्मेशन करना है तो इसके अंतर्गत हमें दो मेन मेथड पर बात करना रहेगा। पहला हमारे पास आएगा कि बाय रिडक्शन हमें बात करना रहेगा कि हम क्या करेंगे, फैटी एसिड को रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन कराएंगे उसका, और उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अपने एल्केन्स का फॉर्मेशन कर ले जाएंगे। दूसरा हमारे पास तरीका होगा बाय डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये काफी फेमस एक मेथड है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे भी। जो रिडक्शन के द्वारा हमें फैटी एसिड्स प्राप्त होते हैं वो काफ़ी अच्छे एल्केन्स होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड की सहायता से हम जब एल्केन्स को प्राप्त करते हैं, यह बात ध्यान में रखना। एक और चीज़ मैं बता देता हूं, जो हमने पिछला वाला मेथड पढ़ा था उस मेथड की सहायता से हम कभी भी मेथेन को नहीं बना सकते। और मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब ये हुआ कि हम हर एक एल्केन को एक ही मेथड की सहायता से जरूरी नहीं है प्राप्त कर ले जाए। अलग अलग मेथड से अलग अलग एल्केन्स का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमने जो पहला मेथड पढ़ा उससे हम कभी भी मेथेन को नहीं बना सकते, और इस मेथड से हम जब रिडक्शन कराएंगे तो हम मेथेन को प्राप्त कर सकते हैं। जब डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो वहां से भी हम मेथेन को बना सकते हैं।
अब जब हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन पर अगर बात किया जाए, रिडक्शन तो आप लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हम केवल क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिड्यूस कराएंगे, यानी कि इसका रिडक्शन कराएंगे किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, चाहे वह निकिल हो सकता है, चाहे वह रेड फास्फोरस हो सकता है, उसको हम टेम्परेचर देते हैं और वह रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन पर, तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यह हुआ कि हमारे पास कोई भी एक क्या है, कार्बोनिल फैटी एसिड है या फिर कार्बोनिल एसिड है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं RCOOH। ठीक है। इसका हमने क्या किया, ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट एक्चुअली कहने का मतलब यह है कि इसको हमने गर्म किया, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट। अब वो ट्रीटमेंट क्या है, कैसे है, इस पर हम आगे चलते हुए बात करेंगे। फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक कार्बोनिल एसिड है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इसका ट्रीटमेंट किया और यहां से हमारे पास CO2 क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास कोई भी एक मेन कंपाउंड दिया गया है और उस मेन कंपाउंड से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, बहुत ही फेमस प्रोसेस है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यह हुआ कि हम अपने कंपाउंड से, दिया गया जो कंपाउंड है उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लें। ठीक है। तो वही प्रोसेस हमारे पास कहलाने लग जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। और फिलहाल इस प्रोसेस को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से CO2 बाहर निकल गया और ये हमारे पास R बॉन्ड H हो गया। R जो है वो हमारे पास एल्किल ग्रुप है। अगर फॉर एग्जांपल हम R की जहाँ पर CH3 लेंगे तो एक H और जुड़ चुका है, यानी कि CH4 बन जाएगा, यानी कि मीथेन का फॉर्मेशन हो चुका। ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, जो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होता है इसमें भी हमारे पास दो प्रकार से प्रोसेस किया जा सकता है। मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होता है फैटी एसिड्स का, उसे हम दो प्रकार से प्रोसेस कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोसेस से? एक तो हमारे पास है हो सकता है केमिकल प्रोसेस या केमिकल मेथड, मैंने लिख दिया। दूसरा हमारे पास हो सकता है इलेक्ट्रिक, क्या मैंने किया, इलेक्ट्रिक मेथड की सहायता से भी हम फैटी एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। जब हम उसका केमिकल मेथड की सहायता से डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सोडा लाइम मेथड। और जब हम उसे इलेक्ट्रिकल मेथड की सहायता से हम करते हैं तो उसे एक नेमिंग रिएक्शन बोला गया है, कोल्बेज। ठीक है। यानी कि कोल्बे हम पढ़ेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कहा जाता है या कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस भी कहा जाता है। अब यानी कि केमिकल मेथड से आप लोग समझ रहे होंगे कि हम केमिकल कुछ उठाएंगे जिसे हम कहेंगे सोडा लाइम, और सोडा लाइम की सहायता से हम रिएक्शन कराएंगे अपने दिए गए कार्बोनिल एसिड का या फिर फैटी एसिड का, और उससे हमारे पास मीथेन प्राप्त होगा, आई मीन एल्केन प्राप्त होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी से प्रवेश कराएंगे, यानी कि उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रवेश कराएंगे और वहां पर हमारे पास एक नया तरीके से फॉर्मेशन होगा एल्केन्स का, और उस मेथड को हम कोल्बे इलेक्ट्रिक मेथड कहेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आई। फैटी एल्केन्स को फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो फैटी एसिड्स की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। फैटी एसिड्स का जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है वह RCOOH होता है, यह बात ध्यान में रखना। ठीक है। और यहाँ पर हम फैटी एसिड्स की सहायता से दो प्रकार से हम एल्केन्स को प्राप्त कर सकते हैं, एक तो रिडक्शन के द्वारा, दूसरा हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा। जब हम रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन प्रोसेस आप सभी को पता ही है। जब हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल या गैस बाहर निकलेगा। यह दो प्रकार से प्रोसेस हो सकता है, एक तो केमिकल मेथड है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिकल मेथड है। केमिकल मेथड में हम सोडा लाइम का उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रिकल मेथड में हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का उपयोग करते हैं। अगर यहां पर बात किया जाए तो सोडा का मतलब होता है NaOH, ठीक है, NaOH, और लाइम का मतलब हो चुका है CaO।
अब इसका हम पूरे रिएक्शन में किस प्रकार से उपयोग करेंगे, जैसे जैसे रिएक्शन पढ़ाता जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले हम बात करते हैं कि रिडक्शन के द्वारा हम कैसे फैटी एसिड्स के रिडक्शन के द्वारा हम कैसे एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में चलिए बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। अब आइए इसमें सबसे पहला हेडिंग डालिए बाय रिडक्शन। हम क्या करेंगे, फैटी एसिड्स का रिडक्शन कराएंगे और उसकी सहायता से हम अपने एल्केन्स को प्राप्त करेंगे। तो कैसे होता है प्रोसेस, इस पर हमने कुछ पॉइंट्स को लिख दिया कि व्हेन फैटी एसिड्स आर ट्रीटेड विथ या हीटेड विथ, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, यानी कि HI के साथ जब हम इनका गर्म करेंगे इनको, और ये गर्म जब हम करेंगे रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास फैटी एसिड्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे और क्या करेंगे, ये एल्केन्स का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके हम रिएक्शन पर बात करते हैं और सभी चीज़ों को समझते हैं डिटेल में। अगर हम बात करते हैं तो फैटी एसिड्स में, तो हमने आप सभी को बताया था फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सबसे छोटे एसिड्स का उठाते हैं ताकि हम सबसे छोटे एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकें। तो ये हमारे पास आया कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम कहते हैं HCHO। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करेंगे। हीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम उपयोग करेंगे रेड फास्फोरस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो रिडक्शन करा सकता है, और इसके लिए जो रेड फास्फोरस होता है वो एक्चुअली 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इस रिएक्शन को कराने के लिए काबिल होता है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना, प्रोसेस को समझना। क्या होता है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड होते हैं, ये 6 मॉलिक्यूल्स आते हैं इस रिएक्शन को करने के लिए, और ये 6 मॉलिक्यूल्स इस पर अटैक कर देते हैं। और जब ये अटैक होता है तो ध्यान से सुनना क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो CH4 हमने लिख दिया, ये हमारे पास क्या हुआ, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या क्या बच रहा है और क्या क्या बनेगा, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ से हमारे पास 3 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन और 6 आयोडीन बचा हुआ है। तो जो हमारे पास 6 आयोडीन बचा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3I2। ये हमारे पास स्टेबल होते हुए बाहर हो जाएगा। फिर क्या बच रहा है और क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन, यहाँ पर अब बचे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर बचा 1 हाइड्रोजन, बचा हुआ 2 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, यानी कि 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ है, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि हमारे पास जो फैटी एसिड है, जिसे हम कह रहे हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड जब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन किया, तो यह रिड्यूस होते हुए एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया, और यह जो एल्केन है यह मीथेन कहलाता है, और इसमें हमारे पास आयोडीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है। ठीक है, चलो एक और मैं रिएक्शन कराता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ। यहाँ पर चलो एक और हम ले लेते हैं CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं या फिर एथनोइक अम्ल भी कहा जा सकता है। यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड आया, और इसके साथ हमने गर्म किया, और किसके प्रेजेंस में हम गर्म करेंगे, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं। कितना डिग्री सेंटीग्रेड हम ले जाएंगे ताकि रिएक्शन काम करे, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस सिचुएशन में भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर CH3 है और यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो CH3 है वो वैसे के वैसे रहेगा, ये जो हमारे पास कार्बन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि जो हमारे पास बॉन्ड का टूटना होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है CH3 और यहाँ पर हमारे पास C है।
अब इस कार्बन को चाहिए 4 हाइड्रोजन एटम। रिएक्शन में क्या 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस है? नहीं प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका 6 टाइम लगा देंगे और यहाँ पर भी हमारे पास CH3 जोड़ देंगे। यानी कि अल्टीमेटली ये क्या बन रहा है, हमारे पास C2H6 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास C2H6 का फॉर्मेशन हो गया। बच क्या रहा है? बच वही रहा है जो हमारे पास पहले बच रहा था, 3I2 मिल रहा है। ठीक है, एंड प्लस हमारे पास यहाँ से 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और यहाँ से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस प्रकार हमारे पास 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हुए H2O बनाते हुए बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, और ये रिडक्शन करने पर हमारे पास क्या दे रहा है, ये हमारे पास दे रहा है एथेन। तो ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड से मीथेन बनेगा, एसिटिक एसिड से एथेन बनेगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि फैटी एसिड्स का जब हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो हमें उसके लिए 2 मेथड्स पढ़ने हैं, सोडा लाइम मेथड और हमारे पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी पढ़ना रहेगा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले इस चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। काफ़ी अच्छा मेथड है, ये छोटा सा मेथड है, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको मैंने डिटेल में डिस्कस भी कर लिया। बहुत ही आसान सा मेथड है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने दूसरे मेथड पर, जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन की सहायता से हम फैटी एसिड्स की सहायता से कैसे हम अपने एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं बहुत ही तेजी से। डीकार्बोक्सिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बोनिक एसिड या फैटी एसिड कहूं तो फैटी एसिड यानी कि हमारे पास हो गया RCOOH। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम किसी भी तरीके से ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने की वजह से यहाँ पर हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है और इस एल्केन के फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, यह रिमूव हो जाता है, इस पूरे रिएक्शन से ही हट जाता है और इस वजह से इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यानी कि हम अपने फैटी एसिड से, कार्बोनिक एसिड से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास 2 मेथड हैं। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं, ऐसे भी समझा जा सकता है। पहला तरीका हमारे पास है सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH + CaO। ठीक है, इसकी मेथड से, इसे हम कहते हैं केमिकल मेथड, इसकी सहायता से भी हम अपने एल्केन्स को प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें तो हम ऑलरेडी समझे ही हुए थे, बस इस बात का ध्यान रखना सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम अगर आपसे पूछा जाता है तो बताना कि NaOH + CaO होता है। ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास 2 कंपाउंड्स होते हैं, NaOH + CaO हमारे पास होता है। ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारे सोडा लाइम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूजफुल चीज़ है ये। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर फैटी एसिड्स को हम हीट करते हैं सोडा लाइम से, समझना इस बात को कि क्या बात बोली जा रही है। फैटी एसिड मतलब क्या, चलो हम जनरल तरीके से बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जनरल। ठीक है, यानी कि हम किसी एक स्पेसिफिक फैटी एसिड को नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सभी के सभी फैटी एसिड्स पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं। तो सोडा लाइम में हमारे पास जो NaOH होता है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। जब भी हम सोडा लाइम की सहायता से फैटी एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो इसमें जो NaOH होता है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो हमारे पास CaO होता है यह पूरे रिएक्शन को मेंटेन करने में काम आता है, यानी कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो खराब ना हो जाए,
टूट ना जाए, जो कांच होते हैं, उसके लिए हम NaO का उपयोग करते हैं, आई मीन CaO का उपयोग करते हैं, यानी कि लाइम का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम अपने फैटी एसिड्स को जब हम NaOH से ट्रीट करते हैं, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, एक एसिड है और ये क्या है, हमारे पास एक बेस है। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हर एक बच्चा जानता है कि फॉर्म होता है साल्ट। तो साल्ट का जब फॉर्मेशन करते हैं तो RCOONA हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ से हमें बात पता है कि यहाँ से H और यहाँ से OH क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जब ये ब्रेक होते हैं तो ये H2O मॉलिक्यूल बनाते हुए बाहर निकल जाते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया है। और उसके बाद हमारे पास क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, जो कि हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, इतनी बातें हमें पता है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास साल्ट फार्म होता है, ठीक है, साल्ट मतलब यहाँ पर हमारे पास RCOONA है। अब ये जो हमारे पास फिर से NaOH से जब रिएक्शन करता है, ध्यान से सुन लेना, ये स्टेप पहला स्टेप होगा। कभी भी जब फैटी एसिड से एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा तो ये पहला स्टेप होगा, यहाँ पर एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। और वही साल्ट हमारे पास फिर से NaOH से जब रिएक्शन करता है, और इस बार हम CaO का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, पूरे प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज हमारा पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा अगर CaO नहीं प्रेजेंट हुआ तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, बातों को समझ लेना। यहाँ से हमारे पास CONA उठता है और यहाँ से हमारे पास NaO उठता है, और ये क्या करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन कर लेते हैं, Na2CO3 का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। और बचता क्या है, R और H। R मतलब हो गया एल्किल ग्रुप, और यहाँ से एक बॉन्ड हाइड्रोजन जुड़ चुका है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं एल्केन। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्केन। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूं, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जब हमारे पास एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। वैसे काफ़ी बच्चे कहेंगे कि ये तो सर जी 9 की बात है, क्यों बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कक्षा 9 में तो हमने पढ़ लिया होता कि एसिड और बेस का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन होता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें रिएक्शन में उन चीज़ों को उपयोग करना रहता है, जैसे 1 + 1 2 होता है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम 100 + 100 करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को अगर दिमाग में नहीं आया, छोटे बच्चे के लेवल पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रहा है, तो हम कभी भी 200 को नहीं लिख सकते। वैसे ही यहाँ पर भी बात हो रही है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का पहले फॉर्मेशन होगा, और जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तभी हमारे पास अगला स्टेप बढ़ सकता है और एल्केन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो हमने जनरल एक बात किया है। ठीक है, अब जब जनरल मेथड पर हमने बात कर लिया, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, जब हमने जनरल पर बात कर लिया तो चलो अब इस पर एक एग्जाम्पल पर भी बात कर लेते हैं कि कैसे एक एग्जाम्पल को उठाएंगे, एक फैटी एसिड को उठाएंगे और उसकी सहायता से हम कैसे डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस दिखाने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हम कभी भी जब डीकार्बोक्सिलेशन की सहायता से एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर हम फॉर्मिक एसिड का कभी भी उपयोग नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर भी अभी पूरे रिएक्शन के दौरान चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मिक एसिड का उपयोग करेंगे तो हम कभी भी अपने एल्केन्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। यानी कि हम इस पूरे प्रोसेस को कह सकते हैं कि हम फैटी एसिड को ट्रीट तो करेंगे, लेकिन उसमें फैटी एसिड के अंतर्गत जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड, जो हमारे पास पहला फैटी एसिड है, उसको हम ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास दूसरा जो हमारे पास फैटी एसिड होगा वो क्या होगा, CH3
COOH, जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। एसिटिक एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एथेनोइक एसिड आ चुका है और यहाँ पर हमने क्या किया, NaOH का उपयोग कर लिया। अब फट से दिमाग में आपके चल गया होगा कि ये तो एसिड है, ये तो बेस है, और जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो फॉर्म क्या हो जाएगा, एक हमारे पास साल्ट, ठीक है। और क्या बाहर निकल जाएगा, H2O हमारे पास बाहर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं नाम भी, यहाँ पर लिख दीजिए फैटी एसिड, या फिर जो भी इसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी प्रोनाउंसिएट करके बताया ही है, उन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास CH3 और COONA आता है, NaOH से रिएक्शन करता है, और एक्चुअली यहाँ पर जब हम हीट करते हैं तो इस सिचुएशन में CaO जो है यह पूरे रिएक्शन को मेंटेन करने में काम लग जाता है, नहीं तो पूरा रिएक्शन खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इतने चीज़ें बाहर निकल जाएंगी और हमारे पास क्या फॉर्म कर ले जाएगा, ये फॉर्म कर ले जाएगा Na2CO3 एंड प्लस C, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ CH3 और यहाँ पर H है, ठीक है। तो CH3 यानी कि CH4 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमने आपको बताया था पहला वाला जो मेथड था जिसमें हमने एल्कीन और एल्काइन की सहायता से फॉर्म किया था, वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि हम अपने कभी भी मीथेन को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो 2 कार्बन होने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एल्केन फॉर्म हो रहा है वह केवल एक ही कार्बन का एल्केन फॉर्म हो रहा है, जिसे हम कहेंगे मेथेन, ठीक है। यानी कि यहां से हमने क्या देखा कि हमारे पास एक कार्बन जो है वह रिड्यूस्ड होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हुए बाहर निकल जाएगा, जो कि यहां से काम निकलेगा, ठीक है। तो यहां से मतलब क्या बात पता चल रही है, यहां से यह बात पता चल रही है कि जब हमें हायर कार्बन से लोअर कार्बन के श्रृंखला पर आना रहेगा तो हम वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये पूरा मैकेनिज्म में काम आने वाला है। जैसे जैसे हम आगे कन्वर्जेंस के पर बात करेंगे कि एक प्रोसेस से दूसरे स्टेप पर कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे हम हायर कार्बन श्रृंखलाओं से चेन से लोअर कार्बन चेन तक पहुंच रहे हैं, इन चीज़ों में हमें डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस काम आता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात कर लिया, डीकार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत पहला मेथड सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड मतलब NaOH प्लस CaO होता है। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पहले एसिड और बेस रिएक्शन करते हुए साल्ट का फॉर्मेशन होता है। साल्ट जब आता है NaOH से रिएक्शन करता है तो वहाँ से हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अभी आप क्या करिए, तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम कोलवे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पर भी बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी लॉन्ग स्टेप होने वाले हैं, वहाँ पर सभी चीज़ों को डिटेल से समझना है, तो उसे हम अगले लेक्चर में ही बात कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इस लेक्चर को फिलहाल आई थिंक 30 मिनट के करीब होने ही वाले होंगे, तो जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम कोलवे मेथड पर बात कर लेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो फैटी एसिड मैंने लिखा हुआ है इसे एक्चुअली जब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक स्पेसिफिक ले लिया है तो फैटी एसिड मत लिखिए, यहाँ पर एसिटिक एसिड लिख लीजिए ताकि सही रहे, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हो गया एसिटिक एसिड, और अगर इसका भी नाम लिखना चाहें तो सोडियम एसीटेट लिखा जा सकता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सोडियम एसीटेट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो फिर से फटाफट से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ले चुके होंगे तो अब इस लेक्चर को ही पर हम समाप्त करते हैं, और जो आगे के लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें और भी बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन होता है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। एल्किल हैलाइड से कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे, एल्किल हैलाइड के अंतर्गत भी हमें 2 नेमिंग रिएक्शन पर बात करना रहेगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।